बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आप लोगों को मालूम है कि आजकल हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर कल जो मैंने आपको आर्टिकल करवाया था वो था डैम्प्ड ऑसिलेशन अंडर द डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द वेलोसिटी। यानी फोर्स क्या थी? प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स डॉट के साथ। और फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो हमने फिर एम यूज़ किया था, ठीक है, एक्स डॉट। और चूँकि ये उसकी फोर्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है, मोशन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो इसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया था। कल हमने इसकी बाकायदा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। अब जब हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आई थी वो हमने कहा कि एक्स जो है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑसिलेटर है वो मूव करता रहे मुसलसल, तो उसके लिए हमें फिर बाहर से कोई एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि उसको मजबूर करेगी कि वो अपनी मोशन बरकरार रखे, ठीक है। तो उसको फिर हम कहते हैं डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी अब हम उसको मजबूर कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से फोर्स लगा के उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी जो है ना ये वाली मोशन जो है बरकरार रखे। इसकी मिसाल मसलन देखें, जब आप किसी बच्चे को झूला देते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे करके उसको पुश करते हैं, ठीक है, वो बच्चा आगे जाता है, स्विंग करके वापस आता है, आप फिर उसको पुश करते हैं। तो ये जो है ना ये आप ये सिलसिला जारी रखते हैं और बच्चा जो है वो झूला लेता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स्ड, यानी आप मजबूर कर रहे हैं कि वो झूला वैसे ही मूव करता रहे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम चाहेंगे कि हमारी ऑसिलेशन जो है वो वैसे ही बरकरार रहे। इन ऑर्डर टू ओवरकम, आइए ज़रा इसको पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम दी डैम्पिंग इफेक्ट ऑफ ए मीडियम। डैम्पिंग इफेक्ट जो है ना ये इसकी वेलोसिटी को जो है ये रोकने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। और रेस्टोरेटिव फोर्स जो है वो ज़ाहिर है कि इसके ऑपोजिट होती है, ये उसको रोकने की कोशिश करती है, रेस्टोरेटिव फोर्स जो है उसको वापस लाने की कोशिश करती है, इसकी ऑपोजिट होती है। तो इन ए मीडियम अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स is generally applied in such a case that system is called damped force oscillator। अब ये डैम्पिंग के ऊपर काबू पाने के लिए मीडियम के अंदर एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फिर जो ऑसिलेशन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेटर है। वो जो ऑसिलेटर है वो बन जाएगा डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेटर और मोशन बन जाएगी डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेशन। द अप्लाइड फोर्स इज यूजुअली इज ए पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स होगी क्योंकि ये देख रहे हैं ये ऐसे जाता है वापस आता है, एक पीरियड के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, ठीक है। पीरियोडिक फोर्स, द अप्लाइड फोर्स इज यूजुअली ए पीरियोडिक फोर्स इन एडिशन टू द रेस्टोरेटिव फोर्स। रेस्टोरेटिव फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम के अंदर ही मौजूद होती है। मतलब ये देखें, ये पार्टिकल जो है हमारे पास ये मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। पार्टिकल मूव करता हुआ आपने फोर्स लगाई, पहले फोर्स लगाई, पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद पार्टिकल ने ना ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। अब एक तो फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है वो तो ये है, ठीक है। अब ये वाली जो रेस्टोरेटिव फोर्स होती है ये इस फोर्स के ऑपोजिट होती है, जो इसको रोकने की कोशिश करे ना, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ये इसको खींच के वापस ओ की तरफ लेके आएगा, ठीक है। रेस्टोरेटिव फोर्स यानी द अप्लाइड फोर्स इज यूजुअली ए पीरियोडिक फोर्स। ये एक नई फोर्स हमने जो अपनी तरफ से अप्लाई की है, और रेस्टोरेटिव फोर्स ये ऑलरेडी पहले ही मौजूद थी जो कल हमने केस किया, एंड डैम्पिंग फोर्स भी कल ऑलरेडी मौजूद थी। यानी दो फोर्सेस ये वाली मौजूद थी, आज हमने एक तीसरी फोर्स का इजाफा कर दिया है, ठीक है। और उस फोर्स को हमने लिया, वो फोर्स किसके बराबर होगी? एम एफ कॉस ऑफ पी टी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंने कॉस ऑफ पी टी क्यों लिया है, कोई और फोर्स क्यों नहीं ली?
इसका जवाब ये है कि ये देखें, जब आप फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, फ़र्ज़ किया कि ये फोर्स है मेरे पास, ये फोर्स F है, ये एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसको हम F cos ऑफ थीटा कहते हैं, और एक कंपोनेंट होगा इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसको हम F sin ऑफ थीटा कहते हैं। अब चूंकि हम मोशन को कंसिडर कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसलिए इसका जो हॉरिजेंटल पार्ट है फोर्स का, उसको जो है वो हम अपनी कंसिडरेशन के अंदर लेके आएंगे। तो इसलिए ये फोर्स के साथ मैंने ये F cos ऑफ PT, ये उसका क्या है, ये उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है फोर्स का, राइट। परपेंडिकुलर जो है इसके वो वाला जो है वो वैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ये m तो हमने वैसे ही लगाना होता है, m को फिर यूनिट मास कंसिडर कर लें, या चूंकि हमारी इक्वेशन के अंदर m आना होता है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये हम m को हम साथ लगा देते हैं जी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, आइए देखते हैं इस केस में क्या बनती है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बिल्कुल जिस तरह कल आपने बनाई थी बिल्कुल वैसे ही बननी है। ये देखें जरा, F इज इक्वल टू ma m इंटू x डबल डॉट इंटू आई। ma इज इक्वल टू, एक तो फोर्स अमल कर रही थी इसके ऊपर रेस्टोरेटिव फोर्स, रेस्टोरेटिव फोर्स हमारी किसके बराबर थी, माइनस m w x, और जो डैम्पिंग फोर्स थी वो थी माइनस m x डॉट इंटू आई। लेट मी क्लियर के इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम फोर्सेस का ही जिक्र कर लेते हैं कि हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर, अब आज हमारे पास तीन फोर्सेस हैं जी। नंबर एक रेस्टोरेटिव फोर्स, रेस्टोरेटिव फोर्स, और ये बराबर है माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स आई, ओमेगा स्क्वायर एक्स आई। दूसरी थी हमारे पास डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी थी, तो ये आ गई माइनस m k x डॉट, k is the constant of proportionality, k x डॉट, साथ क्या आ जाएगा i। और तीसरी फोर्स जो है वो आज जो हमने अप्लाई की है ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, जो कि उसको मजबूर करती है कि ये अपनी मोशन बरकरार रखे, दैट इज इक्वल टू m f cos ऑफ PT। अब देखें जरा इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर आएगी जी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज m x डबल डॉट into I will be equal to minus m omega square x I minus m k x dot I। उसके बाद ये तो इनकी डायरेक्शन तो नेगेटिव होगी, लेकिन ये चूंकि उसको हेल्प करेगी मोशन में, ये इस फोर्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, m cos ऑफ
पी टी, चूंकि ये कंपोनेंट है अलोंग हॉरिजेंटल तो इसके साथ भी आई आएगा। अब जब आप इसको इक्वेट कर देंगे और m के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई m नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस m के x डॉट प्लस f कॉस ऑफ p t। ओके, अब आप इन इक्वेशन इनको उठाकर, ओहो m कहां से आ गया भाई, m तो कैंसिल कर दिया हमने, m नहीं आएगा, ठीक है। अब इनको चूक कर इधर ले आए तो ये बनेगा x डबल डॉट, अब ये देखें ये इतनी चीज कल वाली ही है, प्लस के x डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू f कॉस ऑफ पी टी, जिसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ पी टी। अब देखिए ये आपका, अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर लिए हैं तो ये 10.2 का क्वेश्चन बन गया है, राइट। तो अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नहीं पढ़े तो ये डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉब्लम पेश आ रही होगी। ये केस ही सारा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेटेड है, उसके बगैर आप नहीं समझ सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि YouTube के ऊपर चैप्टर नंबर 10 के हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली 2 एक्सरसाइजेस के जो है ना लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से देख लें। अब ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ डी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, एफ ऑफ डी इंटू एक्स को 0 के बराबर पुट करते थे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, उधर हम बनाते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ ऑफ एम, यहां पे हम चूंकि हम यूज कर चुके हैं तो वो बनेगी एफ ऑफ पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट कर देंगे आप। तो ये फिर बनेगा पी स्क्वायर प्लस के पी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने कल सॉल्व किया था, राइट है। अब उसके मैं जो है ना रिजल्ट जो है वो कल जो मैंने डिस्कस किया था वो रिजल्ट मैं इसके डायरेक्ट लिखूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बन गई पी स्क्वायर प्लस के पी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। इसके ऊपर जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करेंगे ना तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी कंप्लीट जो है ना स्टेप मैंने जो कल वाला आर्टिकल किया था उसके अंदर मैंने ये सारा बाकायदा डिस्कस किया है। कंप्लीट स्टेप्स आप वहाँ से देख सकते हैं और पेपर में अगर ये आर्टिकल आता है तो ये हिस्सा आपने सॉल्व करना है। उसके बाद फिर इसके 3 केसेस बने थे। एक केस 1 ये था कि अगर ये नेगेटिव है तो हमारा x इसके बराबर, यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करना है, ये एक्स सी को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स सी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है ये, ठीक है। a इंटू ये जब n नेगेटिव था तो ये वाला आंसर आया था, अगर केस स्क्वायर ओवर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव था तो ये वाला आंसर आया था, और केस 3 में अगर ये 0 के बराबर था तो रूट रिपीट हो गए थे, और अगर रूट रिपीट हों तो सोल्यूशन लिखने का ये तरीकाकार है, ठीक है। और हमारा जो सोल्यूशन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, x बराबर होगा एक्स सी प्लस एक्स पी। तो ये अभी तक आपने सिर्फ एक्स सी निकाला है, और एक्स सी के ये तीन किस्म के जवाब आ सकते हैं, ये आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है। तीनों केसेस में यही होगा, एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इसके अंदर भी एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इसमें भी एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन उससे पहले ये देखें, इन द अबव 3 केसेस वी सी दैट, यानी इन 3 केसेस की बात हो रही है, 1 2 3, ठीक है। इन द अबव 3 केसेस वी सी दैट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिके विद टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स जो है वो कम होता जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो चूंकि ये आहिस्ता सा कम होता जा रहा है, इसलिए ये जो सोल्यूशन है एक्स सी जो है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजेंट सोल्यूशन। ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, उसके बाद फिर आपने क्या किया है कि इस आर्टिकल के अंदर एक फोर्स आपने अप्लाई की है, ठीक है, बाहर से फोर्स अप्लाई की, वो एफ कॉस ऑफ पी टी। वो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी वो झूले वाली, कि आप मुसलसल उसको पुश करते जा रहे हैं तो वो कभी भी झूला नहीं रुकेगा जब तक आप उसको फोर्स लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड जनरली द पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो कि हम निकालने जा रहे हैं, अदर हैंड जनरली डज नॉट डाई आउट, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। देयरफॉर अल्टीमेट द मोशन ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोशन फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो हिस्सा अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो निकालने जा रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब एक्स पी जो है, ये हम कैसे निकाला करते थे, आपको याद होगा कि ये जो डी वाली रकमें हैं, इन सब को हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में ले जाते थे, 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ कॉस ऑफ पी टी, राइट। अब जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉस ऑफ ए एक्स हो फंक्शन या साइन ऑफ ए एक्स हो, तो हम डी स्क्वेयर को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए स्क्वेयर के साथ। माइनस ए होल स्क्वेयर नहीं, ये माइनस अलहदा है, ए स्क्वेयर अलहदा है। तो यहां पे डी स्क्वेयर की सिर्फ एक रकम मौजूद है, ये देखें। तो डी स्क्वेयर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस पी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे फिर आ जाएगा 1 ओवर डी स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस पी स्क्वायर प्लस के डी प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से हमने डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो अभी डी स्क्वायर को ख़त्म किया है, लेकिन के डी से अभी आपकी जान नहीं छूटी। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, एक्स पी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस के डी इंटू एफ कॉस ऑफ पी टी। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस पी स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहां पे डी है, अब डी स्क्वायर बनाना चाहते हैं हम। अब डी स्क्वायर बनाने के लिए ये यहां पे प्लस है ना, तो इसके माइनस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस के डी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस, ओहो ब्रैकेट तो लगा लो भैया, ऐसे करके, प्लस के डी, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, पी स्क्वायर माइनस के डी। ठीक 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 ठीक, ये है हमारा एफ कॉस ऑफ पी टी।
अब ये देखें, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाई थी मैंने। ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी पहले वाले का स्क्र माइनस दूसरे वाले का स्क्र। जानते हैं ना ये फार्मूला, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए इट विल बिकम एक्स पी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र माइनस के डी ब्रैकेट क्लोज ओवर ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र होल का स्क्र बन जाएगा ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र। राइट राइट, ये आ गया एफ कॉस ऑफ पी टी। ठीक 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 ठीक। अब डी स्क्र की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस पी का स्क्र। तो ये फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्र माइनस पी का स्क्र माइनस के डी, इधर आ गया एफ कॉस ऑफ पी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र होल स्क्र माइनस के स्क्र, और डी स्क्र की जगह पे आ गया माइनस पी का स्क्र। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके बनेंगे प्लस, तो ये फिर आ गया ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र माइनस के डी। अच्छा, ये अब आप ऐसा करें कि इसको ना मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, क्योंकि नीचे से डेरिवेटिव तो खत्म हो ही चुका है। तो ये आ जाएगा एफ, इसके साथ पहले इसको जरूरत दी, एफ कॉस ऑफ पी टी माइनस के डी ब्रैकेट के अंदर आ गया एफ कॉस ऑफ पी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र होल स्क्र माइनस माइनस प्लस के स्क्र पी स्क्र। राइट, अब डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डी जो है, रिमेंबर हमने डी ओवर डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर का नाम रखा था। तो जब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आता है, जरा देखिए, ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र एफ कॉस ऑफ पी टी माइनस के एफ कॉस का आएगा माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ पी टी, और पी टी को दोबारा करेंगे तो पी आ जाएगा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्र माइनस पी स्क्र होल स्क्र प्लस के स्क्र पी स्क्र। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से f जो है ये कॉमन आ रहा है। वैसे मुझे पहले ही f को इधर साइड पे निकाल लेना चाहिए था, बट दैट मेक्स नो डिफरेंस। अब हम f को बाहर कॉमन निकालते हैं। यहां से मैंने f कॉमन निकाला तो मेरे पास xc की वैल्यू, xp की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f कॉमन ब्रैकेट के अंदर आया ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस ऑफ पी टी। अब ये f बाहर चला गया, ये रह गया के पी साइन ऑफ टी, साइन ऑफ पी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर। अब हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लिया, लेट
ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का नाम मैंने रख दिया आर साइन ऑफ अल्फा, और केपी का नाम मैंने रख दिया आर कॉस ऑफ अल्फा। अब जब मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा, अगर हमने पहले कोई नाम नहीं रखे हैं तो इसका नाम नंबर 1 रख लें, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। स्क्वेयरिंग एडिंग 2 and 3, स्क्वेयरिंग एडिंग 2 and 3। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे ना तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर। देयरफॉर अब ये वैल्यूज जो आई हैं इनको उठाकर हम 1 के अंदर पुट करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, देख लीजिएगा अगर मैंने 1 किसी और का नाम रखा होगा तो फिर इसका नाम चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा बोर्ड को रेज किया है, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई नाम 1 वगैरह रखा है या नहीं रखा। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें एक्स पी किसके बराबर आ गया, एक्स पी इज इक्वल टू एफ, तो बाहर है। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, आर साइन ऑफ अल्फा, आर साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ पी टी प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ पी टी डिवाइडेड बाई, अब ये जो चीज है ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ चुकी है, आर स्क्वायर के बराबर आ चुकी है। और यहां पे क्या आएगा, आर स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां पे अब हम एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग, अभी नहीं यूज कर सकते भैया, ऊपर से पहले आर कॉमन तो निकाल लो। ऊपर से आर कॉमन निकाला तो ये आ गया एफ आर ओवर आर स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ पी टी प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ पी टी। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब आप लिख सकते हैं यूजिंग साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता था, साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता था। तो साइन अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही है, लेकिन दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ बीटा, दिस इज पीटी इज प्लेइंग द रोल ऑफ बीटा। अच्छा ये देखें जी, इसके ऊपर जब मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस पी टी। तो एक्स पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ ओवर आर साइन ऑफ अल्फा प्लस पी टी। इसको हम क्या कहते हैं, इज द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, द स्टेडी स्टेट विच इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। ये देखें साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपको पता है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो जवाब हमारा साइन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है टाइम का, विल नॉट डिके विद टाइम, ये वक्त के साथ साथ ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे टी की कोई भी कीमत आप पुट करेंगे ना तो इसका जवाब ज़ीरो आ ही नहीं सकता। ठीक है, जबकि पहले वाले जो 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने कहा था कि जब टाइम इन्फिनिटी हो जाता है तो डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी सूरत में ये ज़ीरो के बराबर नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या करेगा, ये ऐसे करके बस
मूव करता रहेगा ऐसे करके। जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल किया था तो वहाँ पे आपको याद होगा कि आपने x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी का फार्मूला निकाला था। ठीक है, वहाँ पे ए क्या था, एम्पलीट्यूड था ना, जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम फासले पर जाता था। ये ए इधर माइनस ए, तो ऐसे करके जो ना शू शू ऐसे करके मूव करता रहता था। ठीक है, अब इसकी शक्ल भी उससे मिलती जुलती है। अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, एफ ओवर आर आ गया है। तो इसका मतलब है कि एफ ओ आर यहाँ पे एक्चुअली एम्पलीट्यूड का रोल अदा करेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, एफ ओवर आर। तो यानी एफ ओवर आर से मुराद ये ए का रोल अदा कर रहा है। इधर जाएगा प्लस ए, इधर आएगा माइनस ए। ठीक है, उसके बाद जो सोल्यूशन हम लिखते हैं ना, एक्स सी जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, एक्स बराबर होता है एक्स सी प्लस एक्स पी। अब एक्स पी आपने ये वाला निकाला है। अब सी के हमारे 3 केसेस थे, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो 3 किस्म का होगा। नंबर 1 केस 1 आप लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स सी का केस 1 प्लस एक्स पी, ये आपने निकाला है। उसके बाद केस 2 x बराबर होगा एक्स सी का केस नंबर 2। 3 किस्म के आंसर आएंगे इसके, लेकिन एक्स पी सेम रहेगा। और केस नंबर 3 में क्या था, केस नंबर 3 में जो एक्स सी था, एक्स सी का केस नंबर 3 प्लस एक्स पी, यानी तीनों आंसर में एक्स पी की तो वैल्यू ये वाली आएगी, लेकिन एक्स सी की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि वो हमारे पास 3 आंसर आए थे। ठीक है, एक आया था e की पावर माइनस के टी ओवर 2, ए कॉस ऑफ ए साइन ऑफ अल्फा प्लस एन था, एक ए प्लस बी टी ई की पावर माइनस के बाई 2t की फॉर्म में आया था। ठीक है, तो ये हमारा जो सोल्यूशन एक्चुअल सोल्यूशन होगा वो भी हमारा 3 किस्म का होगा। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर जो है, ये वाला आर्टिकल भी वाइंड अप हुआ, ये लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा। पेपर में अगर ये आ जाता है आर्टिकल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इसके अंदर वो जो मैंने केस 3 लिखे थे ना, वो सारे केस आपने पेपर के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, वो ये नहीं आप लिख सकते कि एज वी नो दैट। ओके, पेपर में अगर ये आर्टिकल आता है तो वो तीनों केस आप बाकायदा डिस्कस करेंगे, जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।